अब हमें दिखाया जाता है कि अमाने बाहर से सामान लेके आ रहा था और रास्ते में वो देखता है किसी अजीब इंसान को जो कि पता नहीं क्यों उसके अपार्टमेंट की तरफ घूरे जा रहा था। और उस इंसान में कुछ तो अजीब था। अमाने उसे जानता नहीं था, पर फिर भी उसको अंदर से ऐसा लग रहा था कि इसने इसे कहीं देखा है या फिर उसने किसी ऐसे शख्स को देखा है जो कि ठीक इसकी तरह लगता है। अमाने इस बात पे ध्यान नहीं देता और वो आगे बढ़ते रहता है और वो गलती से टकरा जाता है उस आदमी से, जिसके वजह से अमाने का सारा सामान जमीन पे गिर जाता है। अमाने उससे माफी मांगता है क्योंकि वो देख के नहीं चल रहा था, पर वो आदमी वो उससे बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, गलती मेरी थी कि जो मैं बीच रास्ते में खड़ा था। तो अमाने ज्यादा उससे बातें नहीं करता और वहाँ से चली जाता है। पर अब उसको देखने के बाद अब माहिरू को धीरे धीरे समझ में आ गया था कि ये इतना जाने पहचाना क्यों लग रहा है। शायद ये कोई और नहीं माहिरू के डैड है। पर आखिर वो यहाँ पर करने क्या आए हैं? और अमाने को माहिरू की पुरानी बातें याद आने लग जाती हैं। किस तरह उसने बताया था कि इसके पेरेंट्स की मैरिज बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और वो कभी भी उस पर ध्यान नहीं देते थे, वो बस उसे एक बर्डन की तरह समझते थे। पर अगर ऐसा है तो उसके डैड यहाँ पर क्यों आए हैं और क्या वो अपनी बेटी से मिलेंगे नहीं? अब वो माहिरू के बारे में सोच रहा होता है, तभी आगे से वो आ ही जाती है। हालांकि अमाने उसे इसके बारे में बताना नहीं चाहता था, पर वो छुपा भी नहीं सकता। अब माहिरू बस उसी चीज के बारे में सोचे जा रहा था। क्या वो सच में माहिरू के डैड थे? अगर हाँ तो फिर वो अंदर क्यों नहीं आए? क्या वो अपनी बेटी से मिलना भी नहीं चाहते? और माहिरू समझ जाती है कि ये कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। वो उससे आराम से पूछती है कि अगर तुम किसी चीज से परेशान हो तो तुम मुझे बता सकते हो, हालांकि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही, अगर तुम्हें नहीं बताना तो कोई बात नहीं। तब अमान ने फाइनली उसे बता ही देता है कि जब मैं शॉपिंग करके आ रहा था मैंने एक अजीब से आदमी को देखा, उसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह थी और बस आंखें नहीं उसके बाल भी तुम्हारी तरह थे, और अगर मैं ध्यान से सोचूं तो उसका चेहरा भी तुमसे थोड़ा बहुत मिलता जुलता था। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद मैंने बाहर तुम्हारे डैड को देखा था। पर माहिरू नहीं मानती, वो बोलती है कि हो ही नहीं सकता कि मेरे डैड यहाँ पर मुझसे मिलने आएंगे। मैं जब एक छोटी बच्ची थी उनने तब मुझ पर ध्यान नहीं दिया, तो वो भला आप क्यों देंगे? मैं जब से छोटी थी मेरा ख्याल मेरी मेड ने रखा है, ना मेरी मॉम डैड ने मुझे अटेंशन दी और ना ही कुछ भी प्यार। उन्हें तो परवाह भी नहीं है कि मैं इधर कैसे रहती हूँ। वो बस साल में मुझसे 1 या 2 बार बातें कर लिया करते हैं और वो बातें भी बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होती है। तो शायद जिस आदमी को तुमने देखा वो मेरे डैड नहीं बल्कि कोई और ही होंगे। और चलो मैंने मान भी लिया कि वो मेरे ही डैड हैं, तो मुझे ये नहीं लगता कि वो यहाँ पर मुझसे मिलने आए होंगे, उन्हें जरूर कुछ और काम होगा। अब वो समझ चुका था कि माहिरू थोड़ी सी उदास है अपने पेरेंट्स के बारे में बात करने की वजह से, और भला वो क्यों ना हो, क्योंकि अभी वो हाल ही में अमाने के पेरेंट्स से मिलके आई है जो उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट कर रहे थे, और दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स जिन्हें मानो उसकी परवाह ही नहीं है। और इस चीज को लेके अमाने भी परेशान था, तो वो इसके बारे में बात करता है इत्सुकी से। वो उसे डायरेक्ट बताता नहीं कि ये माहिरू के बारे में है, वो बस उससे इतना पूछता है कि मानो तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा हो जिसने कभी तुम्हारी परवाह ना करी हो, पर अचानक से ही वो तुम्हारी परवाह करने लग जाए, तो तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए? उस इंसान को माफ करना चाहिए या फिर उसको उसी के हाल पे छोड़ देना चाहिए? तब इत्सुकी बताता है कि इसके बारे में मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर फिर भी अगर मेरी मानी जाए तो शायद तुम्हें उस इंसान को एक मौका दे देना चाहिए, क्योंकि अगर वो तुम्हारी पहले परवाह नहीं करता था पर अचानक से उसे तुम्हारी केयर है, तो हो सकता है उसे अपनी गलती रियलाइज हो गई हो और उसका मन बदल गया हो। पर फिर भी मैं कोई डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकता बिना पूरी स्टोरी जाने हुए। और इत्सुकी भी समझ जाता है कि ये माहिरू की ही बात कर रहा है। अब वो घर आ रहा होता है, वो फिर भी उसके फादर के बारे में ही सोच रहा होता है, क्योंकि माहिरू के डैड दिखने में उतने बुरे इंसान नहीं लग रहे थे। पर क्या पता ये शायद कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, क्या पता वो माहिरू के डैड हो भी ना। और जब वो अपने अपार्टमेंट पे पहुंचता है वो देखता है कि उसके नाम एक चिट्ठी आई है, और वो चिट्ठी किसने भेजी थी ये देख के तो वो हैरान हो जाता है और वो सीधा जाता है माहिरू के पास। अमान ने उसे बताता है कि ये चिट्ठी उसे किसने भेजी है, और ये सुन के माहिरू भी हैरान थी। ये चिट्ठी किसी और ने नहीं बल्कि माहिरू के डैड ने भेजी थी। इसका मतलब जो उस दिन वहाँ पर खड़े हुए थे वो भी माहिरू के डैड ही थे। अब ये सुन के माहिरू जाने लग जाती है। वो बोलती है कि उनने चिट्ठी तुम्हें भेजी है तो तुम्हें ये अकेले में पढ़नी चाहिए, पर वो उसे रोक लेता है। वो बोलता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और ये चिट्ठी तुम्हारे पेरेंट्स ने भेजी है, तो तुम्हें भी पूरा हक है इस चिट्ठी को पढ़ने का। तब वो बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे बगल में बैठ जाऊंगी, पर पहले ये चिट्ठी तुम्हें पढ़नी होगी, और अगर तुम्हें ऐसा लगे कि मुझे इसमें कुछ बताने लायक है तो तुम मुझे बता सकते हो। और अमाने वैसा ही करता है। वो बोलता है कि तुम्हारे डैड ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है,
कल एक कैफे में, और ये सुन के उसे बुरा लगता है कि वो अमाने से मिलना चाहते हैं जिसको वो जानते तक नहीं, पर क्या वो अपनी बेटी से नहीं मिलना चाहते, और इसी वजह से वो उसके सर पे हाथ फेरता है। तब माहिरो बोलती है कि मुझे बुरा नहीं लगा, मैं बस ये सोच रही हूँ कि वो तुम्हें जानते कैसे हैं और उन्हें पता कैसे चला कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। शायद उनने कहीं से पता लगाया होगा। अब एक बाप होने के नाते वो इतनी तो खबर रख ही सकते हैं कि उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड कौन है। तब माहिरो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ फर्क भी पड़ता है कि मैं किसे डेट करूं या फिर ना करूं। तब अमाने उससे पूछता है तो क्या मैं कल उनके पास जाऊं या फिर नहीं जाऊं। तब माहिरो बोलती है कि ये तुम्हारी चॉइस है, उनने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है तो तुम जो भी करोगे मैं तुम्हारा उसमें पूरा सपोर्ट करूंगी। तो वो डिसाइड करता है कि वो कल उसके डैड के पास जाएगा क्योंकि उसके पास भी कुछ सवाल थे, और वो चली जाता है अगले दिन उनसे मिलने के लिए। वो उसका स्वागत करते हैं। तब अमाने ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता और डायरेक्ट वो काम का सवाल पूछता है, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, क्या आपको अपनी बेटी को नहीं बुलाना चाहिए था। तब उसके डैड बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे मिलना चाहेगी, शायद वो तो मेरी शक्ल भी देखना पसंद ना करे। और अमाने इतना तो सेंस कर सकता था कि ये माहिरो की मॉम जितना बुरा तो नहीं है। उसकी मॉम तो बहुत ज्यादा घमंडी और खड़ूस थी, पर इसके डैड थोड़े शांत किस्म के लग रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये अच्छे होंगे क्योंकि इनने भी कभी माहिरो का सपोर्ट नहीं करा। तब अमाने बोलता है कि आपने अपनी बेटी की कभी भी परवाह नहीं करी तो अचानक से आप उसके घर के आगे क्यों आ गए। तब वो बोलते हैं कि मुझे बस उसकी चिंता थी, मैं जानना चाहता था कि वो सही भी है या फिर नहीं। हाँ, पर मैं उसके सामने नहीं जा सकता, मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा। मेरी शादी मेरी बीवी के साथ बस एक बिजनेस से ज्यादा कुछ नहीं थी, हम दोनों के बीच में कभी भी प्यार नहीं था, और इन सब के बीच में माहिरो पिस गई। हम दोनों में से किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, पर मुझे फिर भी उसकी चिंता है, पर शायद मैं अपना हक खो चुका हूँ, इसीलिए ये चीज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। और अमाने उस पर बहुत ज्यादा भड़क जाता है कि आखिर आप ऐसी चीजें कैसे बोल सकते हैं, क्या आपको पता भी है कि आपकी वजह से माहिरो की जिंदगी कैसी गई है। जब मैं उससे पहली बार मिला था वो बस यही चीज सोचते रहती थी कि वो एक बर्डन के अलावा कुछ नहीं है, उसे तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। उसने आप दोनों को खुश करने के लिए इतना कुछ करा, उसने अपना स्पोर्ट्स, स्टडीज और सब चीज में 100% दिया, पर फिर भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा। तब उसके डैड उससे फिर से पूछते हैं कि क्या मेरी बेटी खुश है। तब अमाने बोलता है कि हाँ वो खुश है, और मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा कि वो हमेशा ही खुश रहे, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और ये सुन के उसके डैड खुश होते हैं और वो अपना सर झुका के रिक्वेस्ट करते हैं कि हाँ मैं मानता हूँ कि ये हक भी मैं खो चुका हूँ, पर प्लीज मेरी बेटी का ख्याल रखना। तब अमाने बोलता है कि आपको ये कहने की जरूरत नहीं थी, मैं उसका ख्याल रखूंगा। और अब उसके डैड खुश थे क्योंकि उन्हें पता था कि उसकी बेटी सही हाथों में है। और वो घर आके माहिरो से पूछता है क्या तुम्हें जानना है कि हमारी क्या बात हुई। पर माहिरो को सुनने का कोई मन नहीं था, वो अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी। पर फाइनली अमाने उसे बता देता है, और ये सुन के वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है कि आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं उनके प्यार के लिए तड़पती थी तब उनने मेरी तरफ देखा तक नहीं, और जब मैं फाइनली उन्हें भूल चुकी हूँ तो वो मेरी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं। आखिर उनकी प्रॉब्लम है क्या। और वो उसे हक कर लेता है। और माहिरो थोड़ी उदास लग रही थी तो वो उससे बोलता है आज वहीं पर सोने के लिए। और अगले दिन ये साथ में ही स्कूल के लिए निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये दोनों तो अभी से ऐसे एक्ट कर रहे थे मानो उनकी शादी हो चुकी हो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हाँ, जानता हूँ कि यह एपिसोड भी बहुत छोटा था, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, पर अच्छी बात ये है कि हमारे 300 के सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं।